गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब राजी। तो बच्चों, आज अपन इस लेक्चर में जो एंजाइम वाला चैप्टर अपन ने डिस्कस किया था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर नीट वाले क्वेश्चन भी बेटा जी इंक्लूड है, और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड वो आज अपन मिलकर सोल्व करते हैं। तो करें बेटा जी स्टार्ट। तो बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिख रहा है आपको, ग्राफ से कनेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। ये जो कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर वाला कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो इस इनहिबिशन से रिलेटेड इन जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या कह रहा है, सुनो देखिए। इन द फॉलोइंग ग्राफ ईच ऑफ द कर्व P, Q एंड R रिप्रेजेंट एन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आपको ग्राफ में बेटा जी दिख रहा होगा, तीन ग्राफिकल कर्व दिखा रखे हैं इसमें। जैसे मैं बना के बता दूं, ये एक P बता रखा है, एक कर्व बेटा जी ये एक दे दिया, ये दूसरा Q, एक बेटा जी अलग से दे दिया R। तीन कर्व दे रखे हैं P, Q, R। अब इनको कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और नॉर्मल कंडीशन से बेटा जी एक्सप्लेन करना है। तो पहले मैं एक सिंपल सी थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं कि कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में क्या आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, कम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो V मैक्सिमम होता है, ये दोनों के लिए हाँ इनकी वैल्यू क्या रखनी है, सेम। बस एक ये बेसिक जो कंसेप्ट है बेटा जी, ये ध्यान रख लेना आप, ये V मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी वाला। इधर अपन लेते हैं ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल, इसमें आप कंसिडर कर लेते हो Km वैल्यू। Km ध्यान होगी आपको बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिस पे रिएक्शन हाफ V मैक्सिमम को गेन कर लेता है, जहां हाफ V मैक्सिमम वैल्यू उसको प्राप्त हो जाती। ये अपना एक कम्पिटिटिव इनहिबिशन को एक्सप्लेन कर रहा है। एक और कर्व में बता देता हूं बेटा जी, नॉन कम्पिटिटिव वाला। हालांकि एनसीईआरटी में केवल कम्पिटिटिव मेंशन कर रखा है, नॉन कम्पिटिटिव कर्व में ये होगा अप्रतिस्पर्धी में बेटा जी क्या चेंजेज आएगा, देख लो, बिल्कुल सिंपल सा। दो कर्व इसमें आ गए, ये A मान लो और इसका ये B मान लो। तो पहली जो कंडीशन है, ये तो बेटा जी नॉर्मल कर्व है विदाउट इनहिबिशन। इधर वाला जो ये है ड्यूरिंग कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये क्या शो कर रहा है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन। यही समझ लो, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी पर ओरिएंटेड सोल्व हो जाएंगे। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन जब दिया जाएगा तो बेटा जी V मैक्सिमम पर कोई इफेक्ट, क्योंकि हमें पता है कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसी सबस्टेंस होते हैं जो सबस्ट्रेट से मॉलिक्यूलरली सेम होते हैं, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। तो वो एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट के साथ क्या दर्शाएंगे, कंपटीशन दर्शाएंगे। तो दोनों का जो V मैक्सिमम होगा बेटा जी वो सेम लेवल पर आएगा। तो यहां अगर मैं बोलूं तो इस केस में कम्पिटिटिव इनहिबिशन में V मैक्सिमम में नो चेंज। ये ध्यान रखना आप बात, V मैक्सिमम में नॉर्मल ले लो चाहे कम्पिटिटिव इनहिबिशन ले लो, V मैक्सिमम दोनों का सेम रहेगा। उसके अलावा बच्चों, अगर Km वैल्यू की बात करूं, Km जिसको हमने बताया था सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर हाफ V मैक्सिमम अपन गेन करते हैं। तो Km वैल्यू देख लो, इस वाले कर्व के लिए मान लो ये है यहां, ये मैं मान लूं हाफ V मैक्सिमम यहां हो रहा है। तो आप चेक करके देख लो बेटा जी, हाफ V मैक्सिमम इस कर्व के लिए Km वैल्यू यहां होगी, और उसी हाफ V मैक्सिमम की अगर अपन इस कर्व की बात करें तो Km वैल्यू ये होगी। समझ गए बात। तो इस वाले में बिना इनहिबिशन के जो नॉर्मल आपका कर्व है उसका हाफ V मैक्सिमम यहां आएगा, तो बेटा जी ये Km वैल्यू है। और जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन वाला कर्व है उसके लिए हाफ मैक्सिमम यहां आएगा, तो ये Km वैल्यू होगी, ये Km वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब जब कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है तो V मैक्सिमम में कोई चेंज नहीं आएगा, और जो Km की वैल्यू है वो बेटा जी जब आप इधर जाओगे तो Km वैल्यू, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। इसमें Km इंक्रीज है बट V मैक्सिमम में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा कर्व देखो, ये नॉन कम्पिटिटिव के लिए है, अप्रतिस्पर्धी, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। और ये वाला नॉर्मल कंडीशन है, बिना इनहिबिशन के है, विदाउट इनहिबिशन। देख लो इस कर्व में कैसे बता दें। तो इस कर्व में बेटा जी ये तो इसका V मैक्सिमम है, और ये जो नॉन कम्पिटिटिव वाला है उसका V मैक्सिमम ये रहा। तो कहने का मतलब यहां जो V मैक्सिमम की वैल्यू है बेटा जी वो नॉन कम्पिटिटिव के लिए क्या होगी, डिक्रीज होगी। नॉन कम्पिटिटिव के लिए
वी मैक्सिमम की वैल्यू कम हो जाएगी। केएम में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, केएम वैल्यू बेटा जी इनकी नो चेंज। ये कंसेप्ट आपको माइंड में सेट करना है, इससे जो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाले सारे क्वेश्चन बेटा जी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है तो वी मैक्सिमम सेम, अगर नॉन कॉम्पिटिटिव है तो इसका वी मैक्सिमम विदाउट इनहिबिशन के कंपेयर क्या होगा, नॉर्मल के कंपेयर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? चलो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है वो देखो, देखिए बोर्ड पे। तो कौन सी कंडीशन किसको एक्सप्लेन कर रही है, तो अब बता दो बेटा जी। पी इसको तो मैं नॉर्मल मान लूं, जब कोई इनहिबिशन नहीं होगा, अनइनहिबिटेड, बिना इनहिबिशन के। ये वाला, ये जो कर्व है पी जिसका वी मैक्सिमम सेम आ रहा है, ये बेटा जी कौन सा इनहिबिशन होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अलग से कर्व आर ये जो दे रखा है ये वाला, ये आर, इसका वी मैक्सिमम कम है, कम किसके लिए होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए। क्लियर? तो ए या जो यहां पी है वो अनइनहिबिटेड एंजाइम को, ये लो ए जो, या ए की जगह पी है वो तो अनइनहिबिटेड, यहां इनहिबिशन नहीं होगा, बिना इनहिबिशन के। क्यू बेटा जी कॉम्पिटिटिव, ये क्यू रहा, और आर किस में आ जाएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेड, ये आ जाएगा पी क्यू आर। फर्स्ट कर देंगे, समझ गए ना? तो नॉर्मल है जिसमें कोई इनहिबिशन नहीं होगा, अनइनहिबिटेड बोल सकते हो आप, और पी कॉम्पिटिटिव और आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। प्रतिस्पर्धी, पहला असंदमित नॉर्मल, दूसरा प्रतिस्पर्धी और तीसरा अप्रतिस्पर्धी। कर लेंगे ना आप? चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिंपल जो आपको कंसेप्ट बताया था उसको माइंड में घुसा लियो। फिर से वही कर्व ओरिएंटेड क्वेश्चन है बेटा जी। ईच ग्राफ शो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन अनइनहिबिटेड एंजाइम एंड दैट ऑफ द सेम एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इधर ए कॉम्पिटिटिव और ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, विच ग्राफ इज करेक्टली लेबल्ड। सीधा सा हिंदी में समझने, एक ग्राफ आपको दे रखा है बच्चों, उसमें एक तो असंदमित एंजाइम की अभिक्रिया, असंदमित का मतलब नॉर्मल, जिसमें कोई कॉम्पिटिटिव भी नहीं है ना ही नॉन कॉम्पिटिटिव है। अभिक्रिया दर का प्रदर्शन समान एंजाइम का नियत मात्रा में, अगर उसमें आप प्रतिस्पर्धी अथवा एक अप्रतिस्पर्धी संदमक की नियत मात्रा की उपस्थिति में डाल दें, तो कह रहा है कि एक तो नॉर्मल मान लो, दूसरा जो वक्र है वो या तो कॉम्पिटिटिव का है या नॉन कॉम्पिटिटिव का। सही बताओ देखिए कौन सा है। तो पहला जो ग्राफ है बेटा जी देख लो, ये यहां लिखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दिख रहा तो आपको कॉम्पिटिटिव। तो क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कर्व ये आएगा? नहीं आएगा, उसमें तो अभी बताया था दोनों का वी मैक्सिमम सेम होगा। यहां लिखा है इसने नॉन कॉम्पिटिटिव, तो बच्चों इसमें देखो इसका वी मैक्सिमम दोनों का सेम आ रहा, तो नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं, ये तो किसका है, कॉम्पिटिटिव का होगा, ये है नॉन कॉम्पिटिटिव का। ठीक है। तीसरा इसने लिखा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बेटा जी ये लो, वी मैक्सिमम सेम नहीं होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में वी मैक्सिमम की वैल्यू कम हो जाती है। फोर्थ देख लो, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सही है, ये आपका बिना इनहिबिशन के, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के, तो दोनों का वी मैक्सिमम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो जो सही कर्व है इन चारों में से कौन सा गया, फोर्थ गया, उसी कंसेप्ट पे जो अभी अपन ने समझ के आए। चलो ढंग से समझ लियो बेटा जी उसको। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, फिर वही इनहिबिशन से कनेक्टेड। ए मॉलिक्यूल इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम इफ, ए मॉलिक्यूल एक अणु विकर का प्रतिस्पर्धी संदमक है यदि। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कब होगा, जब बेटा जी वो सबस्ट्रेट के साथ मोलिकुलर सिमिलरिटी शो करेगा, जब वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने की एफर्ट करता है, मतलब उसमें कंपटीशन शो करता है। तो कब, इट चेंजेज एंजाइम शेप बाय बाइंडिंग टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट, क्या वो एक्टिव साइट के अलावा कहीं और बंधेगा। कॉम्पिटिटिव तो बच्चों एक्टिव साइट पे ही बंधेगा ना, अदर साइट तो एलोस्टेरिक साइट होती है, उस पर तो नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंड होता है। It can bind in enzymes active site because it's chemically similar to the substrate। आ गया। तो बेटा जी जो competitive inhibitor होता है, वो जो आपके एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन भी कर रखा है, वो हमेशा एंजाइम की कौन सी साइट पे जुड़ता है, एक्टिव साइट पे। ये लो, ये मान लो आपका एक्चुअल सबस्ट्रेट है और ये इससे मिलता जुलता कोई competitive inhibitor है, तो दोनों केमिकली मोलिकुलर सेम है और दोनों ही कहाँ जुड़ेंगे, एंजाइम की एक्टिव साइट। और जो अदर देन एक्टिव साइट होती है बच्चों, एक और साइट बता रखी है आपको कुछ एंजाइम में, अदर देन एक्टिव साइट होती है, उसको क्या बोल देते हो, उसको अपन बोल देते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये तो एक्टिव साइट हो गई और दूसरी एलोस्टेरिक साइट। तो
एक्टिव साइट पर हमेशा कंपिटिटिव जुड़ेगा, और अदर देन अगर हम नॉन कंपिटिटिव की बात करते हैं बच्चों, उनमें से कुछ कहाँ के जुड़ेंगे, एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक अदर देन एक्टिव साइट, वो सक्रिय स्थल के अलावा दूसरा स्थल होता है। तो अपना यहां आंसर क्या जाएगा, सेकंड। ये कंपिटिटिव की बात कर रहा है, प्रतिस्पर्धी की। चलो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फोर्थ, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्ड टू केएम वैल्यू एक्सेप्ट। केएम वैल्यू के संदर्भ में सारे कथन सही है, किस एक को छोड़कर एक। तो पहले बच्चों ये केएम वैल्यू समझ लो क्या है, माइकलिस मेंटेन वाला केएम वैल्यू अभी बता रहा था मैं आपको, वही जो अपना कव होता है ये वाला। इसमें बेटा जी यहाँ तो एंजाइम की जो एक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम है, इस तरफ आप इस एक्सिस पर क्या लेते हो, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर आपको बताया था क्या, हाफ वी मैक्सिमम आप गेन कर लोगे। अभिक्रिया की जो आधी वेलोसिटी है वो जहां गेन हो जाए वो वैल्यू क्या कहलाएगी, केएम। तो केएम इस एक्सिस पर ले रहे हो ना, जिधर कौन है, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की वो सांद्रता जिस पर हाफ वी मैक्सिमम हम गेन कर लें वो केएम वैल्यू कहलाती है। अब इसके रेफरेंस में आपको गलत, इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो ढूंढना है। पहला, केएम इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी। बिल्कुल, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहां, हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी, हाफ पर ही होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया। देन 50% ऑफ एंजाइम मोलिक्यूल आर बाउंड विद सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, सही है। तो यहाँ लगभग 50% एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएंगे। 50% आगे ना, 100% हो जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, मैक्सिमम बोल देंगे। तो उसका आधा है, हाफ है। केएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। बेटा जी केएम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि एंजाइम पर, सबस्ट्रेट, ये रहा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ना कि एंजाइम पर। तो एंजाइम कंसंट्रेशन से ये क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ना। एज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केएम इज मोर, द एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट इज मोर। ध्यान रखो, केएम और एफिनिटी का बेटा जी क्या कनेक्शन था, केएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, बंधुता। किसकी बंधुता, एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग कैपेसिटी। तो बच्चों केएम वैल्यू अगर बढ़ेगी तो सबस्ट्रेट और एंजाइम की बंधुता, जुड़ने की कैपेसिटी कम होगी। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट यहां क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। तो इसमें आंसर अपना गया फोर्थ। गलत क्यों हो गया, क्या कह रहा है, केएम का सांख्यिकी मान जब अधिक होता है तब एंजाइम का क्रियाधार से लगाव अधिक होता है, बंधन क्षमता अधिक होती है। लगाव अधिक नहीं, लगाव कम होगा। दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलें आगे, केएम का भी ध्यान रखियो। क्वेश्चन 5 पे आओ, फिर एक ग्राफ आ गया। Which one of the following graph best represent the effect of substrate concentration on the rate of enzyme reaction? दे रखा है एनसीईआरटी में। तो कुछ फैक्टर है बच्चों जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर इफेक्ट डालते हैं। उसमें एक कारक था सबस्ट्रेट की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो क्या बताया था उसमें, उसमें बताया था कि इनिशियली जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एंजाइम की बेटा जी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, और जब वो मैक्सिमम हो जाए, सारे एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ जाए, फिर आप कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ाओ उस रिएक्शन पर कोई इफेक्ट, वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। देख लो ऐसा करवे कहाँ रहा है, पहला ये मान लें बस, इधर ये मैक्सिमम आ गया, उसके बाद आप कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। तो इसमें आंसर अपना गया सेकंड करवा है। क्लियर। तो एक साइड में इस एक्सिस पे सबस्ट्रेट लोगे, इधर आप वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन ले लेंगे। चलो आगे क्वेश्चन 6 पे आते हैं। फिर ग्राफ दिख रहा है आपको एक, A and B in the given graph are the action spectra of the two enzyme. The two enzymes are, ये देखियो बच्चों, इस ग्राफ से आपको एंजाइम ढूंढने हैं, पहचानने हैं। थोड़ा सा मैं अलग से बना के दिखा दूं, दिख जाए आपको। पहला एक कर्व है बच्चों, ये दे दिया, ये A दे दिया, यहां एक आपको दे दिया, ये B दे दिया, ठीक है। इधर बेटा जी pH वैल्यू ले रखी इस एक्सिस पर, टेम्परेचर नहीं pH ले रखा है, यहां pH दे रखी है 2, इस जगह pH दे रखी 8। तो अपने को पता ना, जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिवेट होता है वो ऑप्टिमम pH होती है। इस ग्राफ के लिए ऑप्टिमम pH 2 है एंजाइम के लिए, और इस बेटा जी ग्राफ वाले एंजाइम के लिए ऑप्टिमम pH कितनी है, 8 है। तो याद करो, ये वाला एंजाइम तो 2 एसिडिक pH पर
ऑप्टिमम का मतलब जिस पर वो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एक्टिव है ना इधर, वो पीएच जिस पर वो सर्वाधिक सक्रिय होता है, मैक्सिमली एक्टिवेटेड, इस ये 8 वाली पीएच पर, एक एसिडिक है दूसरा एल्कलाइन पीएच पर है। एसिडिक में आपको पता है बच्चों स्टमक वाले एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन। तो पहला एमाइलेज गलत हो गया, पेप्सिन ठीक है, पीएच ही चाहिए 1.8 से 2 चाहिए। और बी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ का एंजाइम है, अग्नाशय, पैंक्रिएटिक जूस, और पैंक्रिएटिक जूस बेटा जी इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के लिए पीएच ही होती है 7.8 से 8। तो सेकंड कर दूं मैं, इसका आंसर सेकंड आ गया। काइमोट्रिप्सिन भी पैंक्रिएटिक जूस का होता है, ये भी 8 पीएच पर एक्ट करेगा। एमाइलेज आपके वो भी पैंक्रिएटिक जूस में होता है 8, सलाइवा वाला सलाइवरी एमाइलेज है वो 6.8 पर एक्ट करेगा। तो इसमें आंसर अपना कौन सा जाएगा, सेकंड जाएगा बच्चों। ग्राफ देख के आप देख लियो ऑप्टिमम पीएच। राइबोजाइम्स आर, सीधा आ गया, हमने बोला कि सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं क्या, एक्सेप्ट बेटा जी कौन से, राइबोजाइम, ऐसे एंजाइम जो किसके बने हैं, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड कौन सा, आरएनए। आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम, जहां आरएनए किसके जैसा काम करेगा, एंजाइम की तरह काम करेगा, उन्हें हम बोल देंगे राइबोजाइम्स। क्लियर, सीधा ही फर्स्ट हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन 8 पे आओ। एन एग्जाम्पल ऑफ कंपिटिटिव इनहिबिशन, प्रतिस्पर्धी संदमक का उदाहरण है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है एक, वो याद रखो, वो पूछ भी रखा है बेटा जी, कौन सा, एक एंजाइम दे रखा है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। इससे कौन जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए बेटा जी सक्सीनिक एसिड जो एक्चुअल सबस्ट्रेट होता है, और इससे मिलता जुलता कौन, मेलोनिक एसिड। तो जो मेलोनेट है वो सक्सीनिक एसिड का कंपिटिटिव इनहिबिटर हो गया, मोलिकुलर स्ट्रक्चर इसकी क्या हो गई, सेम। वही एग्जांपल है एनसीईआरटी का, ढूंढ लो कहां है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनिक एसिड। मेलोनेट फिर एसिड की जरूरत नहीं है, या मेलोनिक एसिड बोल दो। तो बिल्कुल ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इस पे कौन, मेलोनेट, जो सक्सीनिक एसिड का क्या कहलाएगा, कंपिटिटिव इनहिबिटर कहलाएगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाई साइनाइड, ये दूसरा जो है ना बच्चों, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाई साइनाइड, ये नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जांपल है, अप्रतिस्पर्धी का। इसमें वो जो साइनाइड होता है ना, हाँ, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रेस्पिरेशन से कनेक्टेड है बेटा जी एंजाइम, तो साइनाइड की प्रेजेंस का असर पड़ता है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी पे, श्वसन क्रिया पर। नॉन कॉम्पिटिटिव का इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और सिलेबस में जो कॉम्पिटिटिव दे रखा है उसका एक ही एग्जांपल है, वही दे रखा है। आंसर फर्स्ट कर लो आप, कॉम्पिटिटिव पूछा आपसे, ध्यान रहे इसलिए मैंने सेकंड भी बता दिया। 7th 9th क्वेश्चन, एंजाइम शो विच लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, सीधा सा है, मेनली एंजाइम में प्रोटीन का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, टर्शियरी प्रोटीन मिलेगी। टर्शियरी जो कैसी होती है, ग्लोब्यूलर, जिसमें प्रोटीन अमाइनो एसिड एक दूसरे पर ऐसे फोल्डेड होते हैं बच्चों। इन्हीं फोल्ड के बीच में ये जो पॉकेट होती है, यही पॉकेट या क्रेविस दरार को हम क्या बोल देंगे, एक्टिव साइट। ये सक्रिय स्थल कहलाते हैं। इन्हीं एक्टिव साइट से आकर कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा। क्लियर। तो 3D स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर तृतीयक संरचना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा जी, सीधा सही है, सिंपल ही है। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड करेक्टली। तो हाँ, इसमें एंजाइम की 6 क्लासेस दे रखी है, 6 वर्ग होते हैं, और आगे वो दे रखे हैं एंजाइम, आपको मैच करना है। तो सीक्वेंस बेटा जी आपको ध्यान है, OTHLIL। तो पहली जो एंजाइम की क्लास है वो ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड क्लास होगी ट्रांसफेरेज, थर्ड होगी हाइड्रोलेजेज, फोर्थ क्लास लाइजेज, फिफ्थ आइसोमरेज, और लास्ट हो जाएगी लाइगेज। तो मिला लो, क्लास फर्स्ट है तो ऑक्सीडोरिडक्टेज, क्लास सेकंड है तो ट्रांसफेरेज कहाँ है, ये रहा। मैच द कॉलम कर लियो, कौन सा करेक्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग चल लेना। आगे नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे आते हैं। इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों आपको, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एंजाइम कौन सा, हेक्सोकाइनेज, बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एडीपी। इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, हेक्सोकाइनेज किसका एग्जांपल है, हेक्सोकाइनेज कौन सी कैटेगरी का बेटा, देखो अब एंजाइम के आपको फंक्शन रोल पता होना चाहिए। लाइजेज, लाइजेज तो बॉन्ड का क्या करता है, ब्रेक डाउन करने वाला है पानी की अनुपस्थिति में। लाइगेज, लाइगेट जोड़ना, ये 2 अलग अलग कंपाउंड को जोड़ने वाला एंजाइम होता है बच्चों। आइसोमरेज, आइसोमेरिक चेंजेस, समावयव परिवर्तन करता है। ट्रांसफेरेज वो एंजाइम होते हैं जो एक सबस्ट्रेट से ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं, ग्रुप ट्रांसफर।
समूह को स्थानांतरित करने वाले अदर देन हाइड्रोजन, वो ट्रांसफेरेज। और ट्रांसफेरेज का ही बेटा जी एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। कैसे, तो देख लो, एटीपी से कौन सा ग्रुप उठाया, फोस्फेट ग्रुप उठाया, और इस फोस्फेट ग्रुप को किसे दे दिया, ग्लूकोज को, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो एक से ग्रुप दूसरे सबस्ट्रेट को ट्रांसफर करेगा अदर देन हाइड्रोजन, वो ट्रांसफेरेज होते, नाम ही ट्रांसफेरेज है, ट्रांसफर करने वाला। हेक्सोकाइनेज इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल, तो आपका आंसर गया 4th। क्वेश्चन नंबर 12, फिर एंजाइम का ही एक एग्जाम्पल देके पूछ लिया। एमाइलेज इज एन एग्जाम्पल हो। बच्चों ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी होते हैं ना, पाचक एंजाइम जितने भी होते हैं, वो एंजाइम की कौन सी क्लास से कनेक्टेड होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम इज मेंबर ऑफ हाइड्रोलेजेज। तो जितने भी पाचक एंजाइम है वो सब किस श्रेणी के आ गए, हाइड्रोलेजेज आ गए, क्योंकि ये सारे एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करते हैं बॉन्ड का। पानी की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये डिफरेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, फैट में एस्टर बॉन्ड होगा, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम किस में रखोगे आप, हाइड्रोलेज, थर्ड कैटेगरी के आगे। एमाइलेज डाइजेस्टिव ही तो है, वही एमाइलेज जो क्या करता है बेटा जी, जो स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में, तो डाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए हाइड्रोलेजेज। चलें आगे, क्वेश्चन 13 पर आते हैं बच्चों। क्या कह रहा है 13, देखो, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ एंजाइम फॉर एबोव फंक्शन। फिर क्लास से ही रिलेटेड आ गया। एक पहला ए स्टेटमेंट आपको दे दिया। ए बच्चों एक एंजाइम की क्लास है जो क्या कर रहा है, कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। वही बात, ए उस एंजाइम की क्लास है या उस क्लास का एंजाइम है जो हाइड्रोजन के अलावा किसी समूह को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करता है तो एंजाइम कौन सा होगा, ट्रांसफेरेज होगा। तो ए में कौन सा एंजाइम आ रहा है, ट्रांसफेरेज आ रहा है, ये रहा। और देख लो, बी में कैटेलाइज रिमूवल ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। बी में उस एंजाइम को रखा गया है जो हाइड्रोलाइसिस के अलावा बॉन्ड तोड़ने का काम करते हैं बिना पानी के, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर में कौन ब्रेक डाउन करेगा बच्चों, लाइजेज करेगा। तो सेकंड कैटेगरी में कौन सा एंजाइम रखोगे, लाइजेज। और पानी की प्रेजेंस में करता है तो हाइड्रोलेजेज हो गया। सी कैटेलाइजिंग द लिंकिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल बाय यूजिंग एनर्जी इनटू 1 मॉलिक्यूल। 2 अणुओं को जोड़ने का काम, लिंक करने वाला एंजाइम कौन है, एनर्जी लेके लिंक करेगा तो हम बोल देंगे लाइगेज। तो ट्रांसफेरेज, लाइजेज और लाइगेज। सेकंड आ गया, लाइगेट जोड़ने वाला तो एक ही होता है बच्चों, लाइगेज, जिसका एग्जांपल आता है डीएनए लाइगेज। 14 आओ देखिए, When apo enzyme is separated from its metal component, its activities। बच्चों याद रखो, एंजाइम कंप्लीट बोलते हो ना आप, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम के 2 पार्ट है, इसका प्रोटीन पार्ट तो क्या कहलाया, एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है बेटा जी वो क्या कहलाया, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आपको ध्यान है कि कोफैक्टर बेटा जी इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है। कोफैक्टर जब तक है तब तक एंजाइम की उत्प्रेरकीय क्षमता बनी रहती है, और जैसे ही कोफैक्टर को हटा दोगे एंजाइम की कैटालिटिक कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी, उसकी उत्प्रेरकीय क्षमता खत्म हो जाती है। कोफैक्टर आपके पास 3 दे रखे हैं, कोएंजाइम, मेटल आयन और प्रोस्थेटिक ग्रुप। अलग अलग एग्जांपल है। तो कोफैक्टर अगर मैं हटा दूं एंजाइम से तो एंजाइम की उत्प्रेरकीय क्षमता नष्ट हो जाएगी, कैटालाइटिक कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो क्या कर रहा है, व्हेन एपो एंजाइम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेटल कंपोनेंट, तो एपो एंजाइम को किससे अलग कर दें, इसके मेटल कंपोनेंट से। मेटल कंपोनेंट किसका पार्ट है बच्चों, कोफैक्टर। कोफैक्टर अलग करते ही क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी, डिक्रीज नहीं, लॉस्ट, खत्म ही कर दो, नष्ट ही हो जाएगी, उसके बिना वो काम का ही नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन 15 आ गया फिर से एक, ये बच्चों ये ग्राफ दिख रहा है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी वाला है, देख लो ऐसे एक बार, एक्टिवेशन एनर्जी वाला है ना, मैं कर्व ऐसे ही बता देता हूं इसको, ध्यान ही होगा, वो ये वाला कर्व है बच्चों, ये इसमें वो जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना एक, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ प्रोडक्ट है, ये बेटा जी एक्टिवेशन एनर्जी वाला ये कर्व दे रखा है। तो इसमें लेबलिंग कर रखी है, मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें आपको नहीं दिखे तो, यहाँ ए लिख रखा है अगले ने, यहाँ बी वर्ड है बेटा जी, ये है सी और ये है डी। अब देख लो, ए तो कौन सी स्टेज थी, ट्रांजिशन, संक्रमणकारी अवस्था थी ना,
जब सबस्ट्रेट से बेटा जी प्रोडक्ट बनेगा तो ये बीच वाली ये स्टेज क्या आई थी, ट्रांजिशन स्टेज, जिसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है, ट्रांजिशन स्टेज थी। ये लो बी यहां सबस्ट्रेट है, सी बेटा जी सी क्या था, इसको मैं ऐसे अलग से समझाऊंगा, ये इसमें आ गया, ये लो वही है तो एनसीईआरटी वाला ग्राफ है बेटा जी, देख लियो, ये सबस्ट्रेट मान लिया, प्रोडक्ट मान लिया, बस लेबलिंग ही करनी उसकी और कुछ नहीं क्वेश्चन में। एक तो आ गया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और दूसरी हमने डाल दिया इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ये लो ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहां ये वाला तो है ट्रांजिशन स्टेज, संक्रमण अवस्था, एक पॉइंट तो ये दे रखा है, ये बेटा जी यहां सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट बन गया, इस वाली तो बोल देंगे अपन एक्टिवेशन एनर्जी कब, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, और ये वाला आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। पता ही है ना अपने को, जब एंजाइम होगा तब बेटा जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, एनर्जी फास्ट कंप्लीट होगी रिएक्शन, और जब एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिएगी। इधर पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं अपन, और ये बीच वाली स्टेज कौन सी है, ट्रांजिशनरी स्टेज है, जिसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है। तो देख लो उस ग्राफ में, तो ए तो बेटा जी इसमें ट्रांजिशन स्टेज, बी है इसका सबस्ट्रेट, सी है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और डी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो ए देख लो ट्रांजिशन स्टेज है बिल्कुल, बी पोटेंशियल एनर्जी, इधर बी पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं बच्चों इस साइड में बिल्कुल, सी आ गया एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, और डी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। 16 पे आओ, व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट अबाउट एंजाइम, एंजाइम के लिए इसमें सही क्या है, ऑलमोस्ट एंजाइम, ऑलमोस्ट ये एक साथ है बेटा जी, ऑलमोस्ट है ये, ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑलमोस्ट सारे, वैसे नहीं, ऑल नहीं है, ऑलमोस्ट, कुछ एक्सेप्शन है राइबोजाइम वाले, ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, नहीं सारा प्रोटीन एंजाइम थोड़ी होता है, सम प्रोटीन्स आर एंजाइम, कुछ टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं, तो सम तो नहीं होगा, टर्शियरी इसका प्रोटीन का एक मैक्सिमम पार्ट फॉर्म करता है, सम एंजाइम्स आर प्रोटीन, सम प्रोटीन्स आर एंजाइम, तो बच्चों सम एंजाइम भी नहीं, मैक्सिमम एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो ध्यान रख लेना, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की पहली लाइन एंजाइम में, ऑलमोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन सारे नहीं, एक्सेप्ट राइबोजाइम, मैक्सिमम आप बता सकते हो, तो इसमें आंसर अपना क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। सारे प्रोटीन में एंजाइम नहीं होते, सारे एंजाइम भी प्रोटीन नहीं होते, ऐसे बता सकते हो। 17 क्या कर रहा है, CO2, अच्छा एक रिएक्शन दे दी बच्चों, ये CO2 वाटर में डिजोल्व होगी और क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द अबोव रिएक्शन, इस रिएक्शन के संदर्भ में क्या गलत है, तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शन दे रखी है बच्चों, अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है ये, पहला विदाउट एंजाइम द रेट ऑफ H2CO3, हाँ उसमें बता रखा था अगर एंजाइम नहीं हो तो बेटा जी वहां एनसीईआरटी की एक लाइन है, 1 घंटे में कितने कार्बोनिक एसिड, 200 मोलिक्यूल, अगर आपका फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां आ जाए तो 1 सेकंड में कितने, 6 लाख मोलिक्यूल, 10 मिलियंस टाइम वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा। अब देखो अगला क्या करा, आपको इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट अंडरलाइन कर लिया करो, क्या पूछ रहा है, विदाउट एंजाइम द रेट ऑफ H2CO3 फॉर्मेशन इज 200 मोलिक्यूल पर आवर, सही है, बिना एंजाइम के 1 घंटे में 200 मोलिक्यूल बनेंगे H2CO3 की, ट्रू, आगे मैंने ट्रू कर दिया, सही है, ये लाइन करेक्ट है। When carbonic anhydrase catalyze the same reaction, there is no change in the rate of H2CO3 formation. ये कह रहा है कि अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन को उत्प्रेरित करे तो अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गलत बात है बेटा जी, परिवर्तन तो होगा ही, चमत्कारिक परिवर्तन होगा, 6 लाख पर सेकंड में आ जाएंगे और 10 मिलियन गुना स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो फॉल्स हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो सेकंड कर दें। अगला भी देख लो स्टेटमेंट, द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम शो स्पीड विद अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड पर सेकंड, 10 मिलियन टाइम क्या हो गई, फास्ट हो गई, सही बात है। द एंजाइम अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन सेल, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज अलग अलग सेल्स के साइटोप्लाज्म में मिलता है। और वैसे बेटा जी ब्रीदिंग वाले चैप्टर में देखोगे तो अपने आरबीसी के साइटोप्लाज्म में होता है और प्लाज्मा में भी मिलता है, सेल के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होगा, जो आपकी बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम है। क्वेश्चन 18 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर अबाउट द एंजाइम, एंजाइम के जो विशिष्ट लक्षण है उसके बारे में ढूंढो, कौन सा विशिष्ट लक्षण, यूनिक फीचर। पहला, दे आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन, एंजाइम बच्चों एंजाइम आधारित अभिक्रिया में क्या
एज इट इज प्रयोग होते हैं क्या, प्रयुक्त होते हैं, कंज्यूम होते हैं, खर्च होते हैं? नहीं, आपको ध्यान ही है, एंजाइम जब सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फाइनली प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। तो एंजाइम कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते बच्चों। जिस रिएक्शन से पहले आप जिस एंजाइम को यूज कर रहे हो, आफ्टर द रिएक्शन वो एंजाइम एज इट इज मुक्त हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और फिर से वो नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एक नई कैटालाइटिक एक्टिविटी रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। तो कंज्यूम नहीं होता, काम नहीं आएगा, बस जिस फॉर्म में आया था उसी फॉर्म में वापस बाहर आ जाएगा। दे आर नोट, हाँ नोट कंज्यूम्ड है ना, नोट कंज्यूम सही है बेटा जी, कंज्यूम्ड होता तो गलत होता, नोट कंज्यूम्ड आ गया, वो उसमें कंज्यूम नहीं होगा, करेक्ट है, बिकॉज एज इट इज वापस बाहर मुक्त हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। दे आर नोट अल्टर्ड बाय द एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन। एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन में एंजाइम बच्चों अल्टर्ड, क्या उसकी स्ट्रक्चर से बदल जाती है? एंजाइम जैसा था आपको वैसा का वैसा प्राप्त होगा। हाँ, सबस्ट्रेट जुड़ने से जो उसकी एक्टिव साइट है उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं। जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट अलग होगा, जो एक्टिव साइट थी वो वापस वैसी हो जाएगी। तो नॉट अल्टर्ड बाय द एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन, तो एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन से इसमें चेंजेस नहीं होंगे। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल एंजाइम की प्रेजेंस में सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लो कर देंगे, तभी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो चारों प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज किसकी? आपकी एंजाइम की है। तो मेन जो बात मैं बता रहा हूं बच्चों इस क्वेश्चन में वो यही है कि जैसा आपने एंजाइम रिएक्शन में स्टार्ट में यूज किया था, वैसा का वैसा एंजाइम आपको रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्राप्त हो जाएगा। फिर से वो अगली रिएक्शन को कैटेलाइट करेगा, अगले नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। चलो अगला एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बच्चों, बोर्ड पे दिख रहा है, फिर से वो ग्राफिकली है। द गिवन फिगर शो 3 वेलोसिटी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कवर ऑफ फॉर एन एंजाइम रिएक्शन। वही एक्स वाई जेड आप ही बता दो, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले। एक्स वाई जेड, ये एक्स मान लो, दूसरा वाई जेड, तो पता ही है वी मैक्सिमम सेम है, तो इधर वाला ये कर्व तो नॉर्मल है, अनइनहिबिटेड है, जिसमें कोई संदमक यूज नहीं हुआ। y इसके पास वाला ये कंपिटिटिव इनहिबिशन है, और z कौन सा आ जाएगा? नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। क्या पहला x नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन, ठीक है, x तो नॉर्मल है ना बेटा जी, ये इधर वाली x नॉर्मल है। b कंपिटिटिव इनहिबिशन, y कंपिटिटिव है, और z नॉन कंपिटिटिव, पहला ही कर दें। तो नॉन कंपिटिटिव के लिए v मैक्सिमम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आ गया फर्स्ट एक्स, हाँ फर्स्ट ही हो गया। क्वेश्चन 20 पे आओ। ए मेटल आयन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम इज। मेटल आयन बच्चों एंजाइम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मेटल आयन क्या है? एंजाइम के सामान्य रूप से कार्य करने के लिए एक मेटल आयन की आवश्यकता होती है। वो मेटल आयन क्या है? होलो एंजाइम होगा, वही हो गया ना। होलो एंजाइम किसका बना है? एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर। तो एपो एंजाइम तो क्या है? प्रोटीन है, और ये जो को फैक्टर है बेटा जी इसमें बताई थे आपको, को एंजाइम है, इसमें मेटल आयन है, और इसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। तो मेटल आयन किसको रिप्रेजेंट करेगा? को फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके 3 टाइप है, तो आंसर आ गया थर्ड। क्लियर? चलो फिर अगला क्वेश्चन 21। लोक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलुस्ट्रेट दैट ए पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल। लोक एंड की बच्चों एंजाइम की मोड ऑफ एक्शन मैकेनिज्म के लिए 2 थ्योरीज आती है, लोक एंड की। अपने को ध्यान है तो लोक एंड की में क्या बताते हैं कि जो एंजाइम होता है वो तो किसकी तरह काम करता है? ताले की तरह। जैसे हर लोक की फिक्स होती है ना, ताले की चाबी बेटा जी फिक्स है, उसी चाबी से वो ताला खुलता है। हम यहाँ मास्टर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली हल तारे की एक चाबी आप फिक्स कर लेते हो। वैसे ही हर एंजाइम जो यहाँ लोक है, इसका जो सबस्ट्रेट होगा बेटा जी, जैसे एक ये सबस्ट्रेट बना दिया मैंने, एक सबस्ट्रेट मान लो ये है, तो इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट को देखकर लग रहा है ना ये वाला सबस्ट्रेट फिक्स होगा। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम का हम क्या मान, वो एंजाइम लोक है, सबस्ट्रेट क्या हो गया? की, उसकी चाबी वो यहाँ फिट हो जाएगा, ये वाला सबस्ट्रेट फिट नहीं होगा। तो क्या कह रहा है लोक और की थ्योरी? दैट ए पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रॉय एंड रीसिंथेसाइज सेवरल टाइम। नष्ट होता है और कई बार पुनः संश्लेषित होता है, ऐसा कुछ नहीं कहता लोक और की थ्योरी। तो यही कहती है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के लिए फिक्स होती है। और एक आती है बच्चों इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है।
इंड्यूस्ड फिट थ्योरी वो ये कहती है ना कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम की एक्टिव साइट के शेप में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, तब वो सबस्ट्रेट उसमें प्रॉपरली फिट हो जाता है। जबकि लो कोर की बोलता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो बेटा जी रिजिड होती है और वो फिक्स होती है, उसमें सबस्ट्रेट के थ्रू कोई चेंजेस नहीं आएगा। रिएक्ट एट द सेम रेट ऑन ऑल कंडीशन, इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, बिल्कुल ये विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट से ही जुड़ेगा, जो सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट के जैसा है वही जुड़ेगा, बाकी सबस्ट्रेट वहां से बाइंड नहीं होंगे। तो इसमें थर्ड आ जाएगा, विशेष प्रकार के आधारी क्रियाधार अणु के साथ ही जुड़ता है। फॉर्म से परमानेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बेटा जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कभी भी परमानेंट नहीं होता। परमानेंट हो गया तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, टेम्पररी है, टूट कर है तो आगे क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो मेजर डिफरेंस याद रख लेना, लो कोर की थ्योरी में तो ये होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है बेटा जी वो फिक्स है, रिजिड है, उसमें सबस्ट्रेट के थ्रू कोई चेंजेस नहीं होता। जबकि जो ज्यादा एक्सेप्टेबल मान्य है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, नाम में देखो इंड्यूस्ड, उसके अकॉर्डिंग बच्चों जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंजेस को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। तो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम की एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी, अब वो सबस्ट्रेट प्रॉपरली उस एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा, तभी इंड्यूस फिट बोल देते हैं। यहां लो कोर की बात आई तो आंसर थर्ड आ गया। और देने वाला साइंटिस्ट भी याद रख लो, लो कोर की थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट था एमिल फिशर, इसने लो कोर की थ्योरी के बारे में बताया था। याद रखना चाहो तो अगला क्वेश्चन बच्चों 22 पे आओ फटाफट। विद रेफरेंस टू एंजाइम टर्न ओवर नंबर, टर्न TON मीन्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट, पर मिनट, ध्यान आया क्या? ये तो है सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें बच्चों, प्रोडक्ट में। तो टर्न ओवर नंबर का मीन हुआ ये एंजाइम की एफिशिएंसी को मेजर करता है, एंजाइम की कार्य दक्षता को मापने का है बच्चों, कि 1 मिनट में उस एंजाइम ने कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। पर मिनट हाउ मेनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, 1 मिनट में उस एंजाइम ने कितने प्रोडक्ट बना दिए, वो उसकी टर्न ओवर नंबर। और बच्चों सबसे ज्यादा जो टर्न ओवर नंबर है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, तभी तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है बच्चों, बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन 23 पे आते हैं। 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग। 4 बच्चों जो ऑप्शन दिए उनमें ये कह रहा है कि 3 एंजाइम के संदर्भ में सही है, 1 गलत है। आपको विच वन इज रॉन्ग वो गलत वाला ढूंढना है, एंजाइम के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ढूंढो। देखे रॉन्ग की बात कर रहा है। पहला, एंजाइम्स आर डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, एंजाइम्स आर डीनेचर एट हाई टेम्परेचर बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म दे आर इफेक्टिव इवन एट 80 to 90 डिग्री। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्या होता है बेटा जी, डी नेचर होता है, विकृतिकृत होता है, क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन ही तो है। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं जो 80 डिग्री के ऊपर भी एक्टिव होते हैं, एक्सेप्शनली। और वो एग्जांपल भी आपको ध्यान है, टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहेगा, एक्टिव। तो वे स्टेटमेंट ट्रू हो गया बच्चों, करेक्ट है ये तो। दूसरा, एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी। तो एंजाइम बच्चों अपनी सर्वाधिक सक्रियता के लिए अनुकूलतम पीएच की आवश्यकता होती है। ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम मैक्सिमली एक्टिवेट होते हैं। वो ग्राफ आपको ध्यान ही होगा, ये रहा। तो इसमें ये जो बताता आपको ये वाला, ये उसका ऑप्टिमम पीएच मान लो या ऑप्टिमम टेम्परेचर मान लो, इस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिवेट होगा। ट्रू है ये भी। तीसरा, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम आर लिपिड। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन तो ठीक बात है बेटा जी, लेकिन क्या कुछ एंजाइम लिपिड होते हैं? लिपिड नहीं होते। कुछ एंजाइम आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, राइबोजाइम होते हैं, वो लिपिड नहीं होते। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, गलत हो गया। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, वो सबस्ट्रेट के लिए अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम ही बाइंड करेगा, दूसरा उससे बाइंड नहीं कर सकता। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना बेटा जी, आंसर तो थर्ड आ गया, ये एंजाइम के लिए गलत है। हाँ, अगर मैं हार्मोन की बात करता तो हार्मोन या तो बेटा जी प्रोटीन होते हैं या तो स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड यहाँ किससे बनेंगे, फैट से, लिपिड से, तब सही हो जाता। बट एंजाइम के रेफरेंस में ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। 24 पे आओ, क्या कह रहा है ये, फिर वो कर्व देके सीधा ही पूछ लिया अगले ने। द कर्व गिवन हियर शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी विद रिएक्शन ऑफ
3 कंडीशन pH, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. व्हाट डू द 2x एंड y रिप्रेजेंट? क्या है x और y क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? अभी बता ही रहे थे ना, इस साइड में तो आप या तो pH ले लेते हो या तो टेम्परेचर ले लेते हो, सबस्ट्रेट ले लेते हैं. इस एक्सिस पर आप क्या लेते हो? एंजाइम की एक्टिविटी ले लेते हो. तो अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि ऑप्टिमम pH है तो एंजाइम की एक्टिविटी, और ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो इधर एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी. तो x एक्सिस ये x है, ये वाला y है. तो x पे तो क्या ले सकते हो आप? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन तब बेटा जी कर्व ऐसा नहीं आएगा ना. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लोगे तो कर्व ऐसा आएगा. एंजाइमेटिक एक्टिविटी x पर नहीं आएगी, तो फोर्थ आ गया. इधर मैंने टेम्परेचर ले लिया और y पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी ले ली. फोर्थ कर दूं, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. बिल्कुल एनसीईआरटी का ही है. चलो 25 पर आओ. एक और सीधा सा क्वेश्चन लग रहा है. एपो एंजाइम क्या है? एपो एंजाइम, एपो एंजाइम एंजाइम का कौन सा पार्ट होता है? प्रोटीन पार्ट होता है. अब देखो बच्चों, सेकंड एमाइनो एसिड भी दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना. प्रोटीन बोलेंगे क्योंकि एमाइनो एसिड का मतलब अलग से सीक्वेंस. यहाँ एमाइनो एसिड बेटा जी आपस में ग्रुप बना के, चेन बना के प्रेजेंट होते हैं. तो उन एमाइनो एसिड की चेन को आप ज्यादा सी वर्ड क्या दोगे? प्रोटीन दोगे. ठीक है ना. तो ये पॉलीमर होता है, एमाइनो एसिड का पॉलीमर है. पॉलीमर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन. तो ऑप्शन ऐसा होता ना कि पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, तब मान सकते थे. ओनली एमाइनो एसिड नहीं देंगे, इसलिए बेस्ट इसमें क्या आएगा? प्रोटीन ही आएगा. प्रोटीन ही होता है. AGU ये क्या दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन. ये ध्यान है क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेस. इनको बेटा जी जेनेटिक कोड बोला जाता है. ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेस, 3 नाइट्रोजन समूह, क्षारकों का समूह है. ये जेनेटिक कोड कहलाते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की चीज़ है. जो आपके डीएनए होता है ना, डीएनए आरएनए, उसमें बेटा जी ये होते हैं नाइट्रोजिनस बेस. प्यूरिन, पायरीमिडीन. प्यूरिन 2 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन. पायरीमिडीन में थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल. तो 3 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह जो होता है वो जेनेटिक कोड कहलाता है. ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेस. फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रिक्वायर्स. देखो एनसीईआरटी में ये दे रखा है बच्चों, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. उसी का क्वेश्चन आ गया. कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम को एक्टिविटी के लिए कौन सा मेटल आयन चाहिएगा रे? जिंक चाहिएगा. तो 2 एग्जाम्पल ध्यान रख लेना. कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और फिर से कार्बोक्सी से एक और बन रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इसमें भी कौन होगा? जिंक होगा. क्लियर है? अरे नियासिन तो वो था ना विटामिन B3, वो तो आया था NAD, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. कॉपर बताया था आपको, टायरोसिनेज एंजाइम में मेटल आयन कॉपर होता है. ये जिंक आ गया. आयरन कैटेलेज में बता सकते हो. हिम में भी होता है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हिम था उसमें भी कौन होता है? आयरन. तो यहां जिंक आ जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के रेफरेंस में. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 27th, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइम रिएक्शन. हाँ, ट्रांजिशन स्टेज बच्चों मत ना, संक्रमणकारी अवस्था बीच में, ये वाली वही ग्राफ से समझ लियो. ये सबस्ट्रेट था, ये प्रोडक्ट था, ये वाली स्टेज क्या थी? ट्रांजिशन स्टेज. तो बेटा जी ये स्टेज परमानेंट होती है या टेम्पररी होगी? टेम्पररी होगी ना. परमानेंट होगी तो रिएक्शन यही रुक गई, प्रोडक्ट बना ही नहीं. टेम्पररी है, अस्थायी है, तभी तो ट्रांजिशन स्टेज के बाद क्या बनेगा आपके पास? प्रोडक्ट बनेगा. तो परमानेंट तो होनी नहीं है. ट्रांजिएंट होती है. ट्रांजिएंट का मतलब अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए रहती है, स्टेबल नहीं है. स्टेबल होती तो फिर यही रुक गई. अनस्टेबल है, अस्थायी है, तभी तो फाइनली क्या बनाएगी? प्रोडक्ट बनाएगी. तो ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल. अच्छा क्वेश्चन है. अल्पकालिक और अस्थायी. ये यहां भी ट्रांजिएंट लिखा है, इसका मतलब अल्पकालिक हो गया. अल्पकालिक और अस्थायी. हाँ, एक ट्रांजिएंट इस स्टेज का भी देख लियो बच्चों. इसका जो एनर्जी लेवल के रेफरेंस में बात आए तो इसका एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होगा. सबसे हाई एनर्जी लेवल पर होती है ट्रांजिशन या संक्रमणकारी अवस्था. क्या कह रहा है 28th आपको? सुनो इसकी भी. द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर. कोएंजाइम बच्चों, कोएंजाइम में जो मेन एसेंशियल कंपोनेंट है ये किसके डिराइव्ड होते हैं? तो आपका आंसर जाएगा ये विटामिन्स के डिराइव्ड होते हैं. जैसे विटामिन B1 अभी बताया था. नियासिन किस में हुआ? NAD. B2 राइबोफ्लेविन किस में हुआ? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. B1 नहीं बेटा जी, B3 है ये नियासिन. B1 होता है थियामिन पायरोफॉस्फेट. तो B3 नियासिन निकोटिनेमाइड. B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, तो ये फ्लेविन आ गया. B1 को बेटा जी केमिकली बोलते हैं थियामिन, ये आ गया थियामिन पायरोफॉस्फेट. तो विटामिन्स
ये आते हैं को एंजाइम, और उसमें भी मेनली विटामिन कौन सा होता है, बी, विटामिन बी। 29th पे आओ, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम एक्शन। नॉट करेक्ट, गलत, इनकरेक्ट, रॉन्ग, ये आपको ढूंढना है इन चारों स्टेटमेंट्स में। ढूंढो देखे। वो कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव वाला फिर से आ गया, तो बेटा जी इस क्वेश्चन बैंक से बोलता हूँ ना, आपको ये आइडिया भी लगेगा कि उस चैप्टर या टॉपिक से किस पॉइंट से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी आप परफेक्शन लाएंगे। ए नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच बाइंड्स द सबस्ट्रेट। तो बच्चों जो नॉन कम्पिटिटिव है और कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव तो कहाँ जुड़ता है, जहां सबस्ट्रेट जुड़ेगा, एक्टिव साइट पर। नॉन कम्पिटिटिव वहां जुड़ेगा अदर देन सबस्ट्रेट, अदर देन एक्टिव साइट, जिसको आप क्या बोलते हो, एलोस्टेरिक साइट, अभी जो बता रहा था। तो ए नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच बाइंड्स द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जुड़ता है उसके अलावा किसी और साइट पर जुड़ता है, सही है, वो एलोस्टेरिक साइट होती है, जबकि सबस्ट्रेट जुड़ता है कहाँ, एक्टिव साइट पे। मेलोनेट इज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सही बात है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से जुड़ना तो सक्सिनिक एसिड को था, लेकिन मेलोनेट आ गया तो इसका कौन सा इनहिबिटर था, कम्पिटिव, एक्टिव साइट में जुड़ता है, कंपटीशन दिखाता है। सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट जो होगा वो एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होगा, बिल्कुल, सबस्ट्रेट तो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ता है। एडिशन ऑफ लोटोफ सक्सिनेट डजंट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। बेटा जी कंपिटिटिव इनहिबिशन में क्या बताया था, कंपिटिटिव इनहिबिशन के साथ एक वर्ड आता है रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। जो प्रतिस्पर्धी कंपिटिटिव इनहिबिशन है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कैसे होता है, अच्छी चीज है, बिल्कुल एनसीईआरटी की है, ये वही बात बता रहा हूं मैं। एंजाइम आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आ गया सक्सिनिक एसिड जो मेन सबस्ट्रेट है, इसको कंपटीशन दे रहा है मेलोनेट, जुड़ना इसको था, मान लो वो जुड़ गया, कंपटीशन दे रहा है, एक्टिव साइट पे जुड़ रहे हैं। अब इसको आप बच्चों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होता है कि अगर हम सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा दें, सक्सिनिक एसिड की नंबर ज्यादा कर दो, मान लो अभी दोनों एक एक नंबर में है तो दोनों की जुड़ने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। अब मान लो सक्सिनिक एसिड मैंने बढ़ा के 10 कर दिए, मेलोनिक एसिड अभी भी एक है, तो सक्सिनिक एसिड बच्चों सबस्ट्रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो एक्टिव साइट से जुड़ने की पॉसिबिलिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। तो वापस से अपन कंपिटिटिव इनहिबिशन को रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, इसलिए इसे कंपिटिटिव के साथ क्या वर्ड दिया जाता है, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या अमाउंट को बढ़ा दें तो ये प्रॉब्लम ओवरकम की जा सकती है, हटाई जा सकती है। तो ये चौथा स्टेटमेंट क्या करा है, एडिशन ऑफ लोट ऑफ सक्सिनेट, सक्सिनेट की मात्रा बढ़ाकर, सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाकर, डजंट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिन, डजंट नहीं कर सकते हो, सक्सिनिक या सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाकर हम इस इनहिबिशन को रिवर्स कर सकते हैं, वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सो इट्स कॉल्ड कंपिटिटिव रिवर्सिबल। पूरा नाम क्या होगा, कंपिटिटिव रिवर्सिबल, वापस पहले वाली स्टेज आ सकती है। इसलिए बेटा जी फोर्थ क्या हो गया, रोंग हो गया, डजंट की वजह से रोंग हो गया। क्लियर। क्वेश्चन 30 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगले ने देखो नॉट करेक्ट, करेक्ट ये ध्यान रख लियो, सही नहीं है, गलत है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। द मेन सोर्स ऑफ कोएंजाइम्स आर विटामिन, वही अभी जो पहले आया था, कोएंजाइम का मेन सोर्स विटामिन सी होते हैं बच्चों, बिल्कुल सही है, तो ट्रू है। कंपिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज इरिवर्सिबल, ये लो अभी बता रहा था, कंपिटिटिव इनहिबिशन तो रिवर्सिबल होता है ना कि इरिवर्सिबल। हो गया बेटा जी फॉल्स, गलत हो गया। एंजाइम है वन और मोर एक्टिव साइट्स टू इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट, एंजाइम में एक या अलग अलग एंजाइम में किसमें एक से ज्यादा भी हो सकती है बच्चों, वेरी करती है वो, सही है। तो प्रो एंजाइम हैव टू बी एक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, हाँ प्रो एंजाइम याद आएगा, डाइजेशन से समझ जाओ। प्रो एंजाइम का मतलब बेटा जी जैसे आए थे ना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं पेप्सिनोजन, इनएक्टिव, इनएक्टिव एंजाइम को आप क्या बोल देते हो, प्रो एंजाइम। प्रो का मतलब ही आगे प्रो लग गया बेटा जी, वो कैसे हैं, इनएक्टिव एंजाइम है। तो जब ये काम में आएंगे उससे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो पेप्सिनोजन किसकी प्रेजेंस में आपको ध्यान होगा, इन प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, जो पेप्सिनोजन की कौन सी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या कर रहा है, प्रो एंजाइम्स हैव टू बी एक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल पहले इन्हें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम द्वारा क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, तभी तो काम आएंगे, इनएक्टिव फॉर्म में काम नहीं आते।
फॉल्स पूछा है, सेकंड हो जाएगा। चलो आगे 40, 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर वही बात, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढो, गलत ढूंढो फटाफट। वही कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव का बार बार क्वेश्चन बन रहा है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट डजंट इफेक्ट द डिस्टिंक्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कम्पिटिटिव इनहिबिटर बच्चों एंजाइम सबस्ट्रेट की, वही जो बता रहा था ना उस टाइम, क्या बताया था, कम्पिटिटिव में किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, वी मैक्सिमम नो चेंज, Km वैल्यू इंक्रीज। और नॉन कम्पिटिटिव के रेफरेंस में क्या बताया था, Km नो चेंज, वी मैक्सिमम डिक्रीज। बस ये ध्यान में रख लो, इसी पर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पढ़ियो स्टेटमेंट। तो रॉन्ग पूछ रहा बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द Km ऑफ एंजाइम। कम्पिटिटिव इनहिबिशन की प्रेजेंस में Km वैल्यू डिक्रीज होगी क्या, ये कम्पिटिटिव है, Km डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो ये कम्पिटिटिव वाला, इसकी प्रेजेंस में तो Km इंक्रीज होगा। गलत हो गया ना, ये फॉल्स है, रॉन्ग हो गया सेकंड। थर्ड देख लो, एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच्ड विद एंजाइम एंड फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, अगर सबस्ट्रेट जुड़ता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोल दो, अगर इनहिबिटर जुड़ता है तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, संदमक संकुल हो गया। इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड इन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। बच्चों जो संदमक है वो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में केमिकली चेंज थोड़ी करता है, उसमें एंजाइम और में चेंज नहीं करेगा, बस वो जैसे सबस्ट्रेट जुड़ रहा था वैसे अब कौन जुड़ जाएगा, इनहिबिटर जुड़ जाएगा। आगे एंजाइम सबस्ट्रेट की जगह आप इसको एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बोल दोगे, बस जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था नॉर्मली अब वो प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होगा। तो गलत पूछा है, तो इसमें आंसर कौन सा आ गया, सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट 32 पे क्या आ रहा है, फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला कर्व आ गया, बस लेबलिंग ही करनी है तो कर दो फटाफट। ए है ये, ए बेटा जी एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और बी एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। बस एंजाइम के एब्सेंस में वो ज़्यादा होगी, प्रेजेंस एंजाइम में तो कम होगी। और ये रिएक्शन बच्चों ध्यान रखना, देखो दो टाइप की रिएक्शन आ गई ना, अगर प्रोडक्ट का लेवल सबस्ट्रेट से नीचे होता है तब तो एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी, अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का लेवल ऊपर होता है तो एंडरगोनिक ऊष्माशोषी। इस रिएक्शन में देख लो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का लेवल सबस्ट्रेट से नीचे है तो एक्सर्गोनिक हो गई। तो पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन है, गलत बात, एक्सोथर्मिक है, सही है, विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, सेकंड आ गया। तो अगर प्रोडक्ट का लेवल सबस्ट्रेट से नीचे हो तो एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट का लेवल ऊपर हो एंडोथर्मिक। बच्चों 33rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम। करेक्ट ढूंढ लो फटाफट, को एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस, किसको दे बताओ, को एंजाइम। बच्चों को एंजाइम तो क्या हो गया, ये होता है सही। अब इसमें देख लो अगला कैसे इसको दे आपको, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, ये दे दो तो बेस्ट है। अब इसमें को फैक्टर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है बच्चों, तो को फैक्टर आप इस को फैक्टर 3 होते हैं, मैं इसकी जगह को एंजाइम बता सकता हूँ, इसकी जगह आप मेटल आयन बता सकते हो, या इसकी जगह आप प्रोस्थेटिक ग्रुप बता सकते हो। तो फोर्थ आ रहा है क्या, एपो एंजाइम और साथ में को एंजाइम। को एंजाइम एक्चुअल में किसका पार्ट है, इसी को फैक्टर का, ठीक है, और कोई तो मैच ही नहीं कर रहा है। चलो लास्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इनमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। पहला है को एंजाइम और मेटल आयन, वही बच्चों को एंजाइम को फैक्टर से कनेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन है, ढंग से पढ़ लियो। क्या लाइन है पहली, को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो तीनों आते हैं ना बच्चों, प्रोस्थेटिक, को एंजाइम और एक आ गया मेटल आयन। तो को एंजाइम और मेटल तो बेटा जी लूजली ट्रांजिएंट होते हैं ना, और प्रोस्थेटिक ग्रुप में यही होता है इन दोनों से डिफरेंस की प्रोस्थेटिक जो ग्रुप है वो एपो एंजाइम के साथ घनिष्ठता से टाइटली जुड़ा रहता है। हिम पेरोक्सिडेज और कैटालेज में जो हिम था प्रोस्थेटिक ग्रुप वो टाइटली बाइंड होता है। तो को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब बच्चों वैसे तो डाउटफुल क्वेश्चन भी था, नीट ने इसका आंसर अलग दिया था, अपन इसको थोड़ा सही सोल्व कर ले कि को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू
एंजाइम प्रोटीन, ये कोएंजाइम हो गया ना, इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो बच्चों प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल आयन और कोएंजाइम थोड़ी होते हैं, तो अलग हो गए। कोएंजाइम और मेटल आयन तो लूजली अटैच्ड होंगे ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग चीज है जो एपोएंजाइम से बाइंड होगा, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, ए कॉम्प्लेक्स कैटालाइटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। क्या कह रहा है? ए कंप्लीट कैटालाइटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम कहलाएगा कि होलो एंजाइम कहलाएगा? कंप्लीट पूर्ण एंजाइम तो होलो एंजाइम हुआ ना, एपोएंजाइम तो केवल उसका प्रोटीन पार्ट होता है। जब मैं उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप को जोड़ दूं, जब मैं उसके साथ को फैक्टर को जोड़ दूं, तब तो होलो एंजाइम कहलाएगा, ना कि एपोएंजाइम। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा जी फॉल्स हो गया, ए और बी दोनों फॉल्स है, इस भी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये अपन ने आज बच्चों इस लेक्चर में इस एंजाइम से रिलेटेड कुछ एग्जाम के और कुछ और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मिलकर सॉल्व किए। तो आपने बच्चों इस चैप्टर को थ्योरेटिकली भी देख लिया, इसकी एनसीईआरटी भी वन शॉट हो गई और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन ने सोल्व कर लिए। और इस वीडियो से इस क्वेश्चन को सोल्व करने से एक आइडिया माइंड में आ रहा है कि एक तो बेटा जी जो को फैक्टर वाला पॉइंट है, को फैक्टर वाला, वो जो इस चैप्टर का एक लास्ट पैराग्राफ है बेटा जी, एक वो जो कंपिटिटिव इनिबिशन वाला है, एंजाइम से रिलेटेड जो फैक्टर है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर असर डालते हैं, उनसे कनेक्टेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलता हूं बच्चों में आपको अगले एक नए लेक्चर वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।